हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जा करके आप चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियोस। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं एग्जाम पैटर्न में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यू पैटर्न में भी आता है, डेरिवेशंस भी आती हैं, थ्योरीज भी आती हैं। तो डेरिवेशंस कैसे टैकल करना है, थ्योरीज को कैसे डील करना है, उसके लिए जो हमारे इस प्लेलिस्ट के अंदर जो डेडिकेटेड टॉपिक वाइज वीडियोस थे वो आपकी हेल्प करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि हर स्लाइड पे बुलेट पॉइंट्स में जो जो इंफॉर्मेशन दे करके रखी होती है, जो जो डेटा दे के रखा होता है, वो इसलिए दे के रखा है ताकि आप लोग उन डेटा को यूज करें, उन फ्रेजेस को यूज करके अपना आंसर प्रेजेंटेबल बनाएं। कई दफा क्या होता है ना कि हमें आती रहती हैं सारी चीजें, लेकिन हम सही से उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो भी आपकी बात सही से समझ नहीं पाएंगे, फिर नंबर वैसे नहीं मिलते जैसे कि मिलने चाहिए। आपको आ गई बात समझ में? इसलिए आपको कितना समझ में आ गया है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज आपने समझ ली उसको आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? दैट्स व्हाई बुलेट पॉइंट्स पे लिखा हुआ हर एक कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास ख्याल रखें उन चीजों का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चले अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर, और ये रहेगा आपके पास इसका पहला क्वेश्चन। द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्टली रिजिड सॉलिड बॉडी इज। ठीक है, अगर सिर्फ सॉलिड बॉडी का शब्द यूज किया गया होता तो कहानी कुछ और होती, लेकिन यहां पे कहा गया है परफेक्टली रिजिड सॉलिड बॉडी। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझें कि परफेक्टली रिजिड बॉडी होती क्या है। ठीक है, और बेसिकली नॉर्मल सॉलिड बॉडीज क्या होती हैं। अगर नॉर्मल सॉलिड बॉडीज पे आप एक डिसेंट अमाउंट का प्रेशर अप्लाई करोगे, एक डिसेंट अमाउंट का लोड अप्लाई करोगे मान लो, तो वो जो बॉडी है क्या उसके अंदर जरा सा भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा क्या? नहीं सर, होगा। अगर हमने बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस अप्लाई कर दिया है, लोड अप्लाई कर दिया, तो उस बॉडी के ऊपर, वैसे लोड जो है ना बेसिकली हम फोर्स के लिए भी कभी कभी यूज करते हैं। तो अभी आप ऐसा पकड़िए कि अगर हम लोगों ने एक डेफिनेट अमाउंट का स्ट्रेस अप्लाई कर दिया है तो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा बहुत चेंज तो आता है। ठीक है, इन द केस ऑफ अ नॉर्मल सॉलिड बॉडी। लेकिन जब आपसे कोई कहता है परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो आप समझ जाएं कि दिस परफेक्टली रिजिड बॉडी इज बेसिकली एन आइडियल केस। ठीक है, दिस परफेक्टली रिजिड बॉडी इज बेसिकली एन आइडियल केस। ठीक है, तो आइडियल केस में क्या होता है, परफेक्टली रिजिड बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जिस पे आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो। ठीक है, परफेक्टली रिजिड सॉलिड बॉडी पर आप जितना मन चाहे जितना फोर्स अप्लाई करना है उतना फोर्स अप्लाई कर लो, बॉडी के मॉलिक्यूल्स तक टच से मस नहीं होंगे, उनके शेप एंड साइज कॉन्फ़िगरेशन में जरा सा भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन में जरा सा भी चेंज नहीं आएगा तो पहली बात तो ये तो सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बोला ना कि हाँ प्रैक्टिकल तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, यहां पर जो सवाल का फ्रेमिंग है ना वो आइडियल केस के रिस्पेक्ट में फ्रेमिंग है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि ठीक है, अगर परफेक्टली सॉलिड रिजिड बॉडी है, इसका मतलब कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो, कितना भी स्ट्रेस डेवलप करवा दो, उसके कॉन्फ़िगरेशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं कि परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होती है। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी इज द बॉडी विच शोज, ऐसी बॉडी है विच शोज no change in its configuration, which shows no change in its configuration, which shows no change in its configuration, which shows no change in its configuration under any magnitude of the stress developed. ठीक है, under any magnitude of the stress developed.
ठीक है, कितना भी स्ट्रेस डेवलप कर दो उस पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, shows no change in its configuration under any magnitude of stress developed, ठीक है। अब मेरी बात आप सुनते हुए चलेगा, यहां पर जो आपसे बात पूछी गई है ना, वो पूछी गई है विथ रिस्पेक्ट टू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब जरा आप गौर करें, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो सर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जहां तक बात है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या हो जाता है सर? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस बात पे जरा अच्छे से फोकस करना। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस, नीचे आ जाएगा सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और नीचे आ जाएगा सर क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी तो हमें स्ट्रेस वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, अभी तो हमें स्ट्रेस वगैरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें फोकस करना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के ऊपर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर? ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन नीचे आएगा ओरिजिनल लेंथ, तो वो चले जाएगा ऊपर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि एक परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो फॉर अ परफेक्टली रिजिड सॉलिड बॉडी, फॉर अ परफेक्टली रिजिड सॉलिड बॉडी आप ये कह सकते हो कि देयर इज नो चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। आप क्या कह सकते हो कि फॉर अ परफेक्टली रिजिड सॉलिड बॉडी देयर इज नो चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब डेल्टा एल जो है ना वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। हालांकि हम समझते हैं कि सर सॉलिड बॉडीज में अगर मैंने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फोर्स के बियॉन्ड फोर्स अप्लाई कर दिया तो वहां बॉडी में शेप एंड साइज में चेंजेस तो सर आते हैं, नो मैटर वो कितनी सॉलिड है कितनी हार्ड है, चेंजेस तो आते हैं, लेकिन वो होता है प्रैक्टिकल सिनेरियो में। यहां पर बात करी जा रही है आइडियल केस सिनेरियो की, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा एल कितना हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। अब अगर डेल्टा एल जीरो हो गया है तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एनीथिंग अपॉन जीरो इज, बताओ, एनीथिंग अपॉन जीरो इज व्हाट सर? एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां पे आ रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, ओरिजिनल लेंथ और नीचे कितना है सर? जीरो। तो अगर यहाँ पर नीचे जीरो है, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज गोइंग टू गिव यू इंफिनिटी। तो यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड सॉलिड बॉडी इज नथिंग बट इंफिनिटी, ठीक है, इट इज नथिंग बट इंफिनिटी। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर हो गया? यस सर, जबरदस्त तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है इनफाइनाइट, ऑप्शन सी is going to be the absolutely correct option, ठीक है। इस सवाल को पढ़ने के दौरान हमने जो परसेप्शन डेवलप करा वो मैंने आपके लिए यहां पे लिख के रख दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो परसेप्शन है एक दफा आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा फंडा क्लियर है, और उसके बाद फिर इसको निपटाया जाएगा। ऑप्शन सी अपना सही ऑप्शन होगा और ये रहेगा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन आप तक कि कैसे हम पहुंचे इस कंक्लूजन पे कि यंग्स मॉडुलस इज गोइंग टू बी इंफिनिटी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है। निपटा दिया जाए इसको? यस सर, निपटा दिया जाए। अब इसको भी आप लोग नोट कर चुके थे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। और यार स्क्रीनशॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो आप मेरा ऐसा मानना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आप स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहना, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आप कॉपी किताब लेकर के बैठो, तरीके से नोट करते हुए चलो। यहां से जो ग्रिप तुम्हारी डेवलप होगी ना वो स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं हो सकती। स्क्रीनशॉट बेसिकली क्या है? एक तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन है कि हम इसको बाद में नोट कर लेंगे, हम इसको बाद में फेयर अप कर लेंगे, वो सब चीजें बाद वाली बातें हो जाती है, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अभी के अभी नोट करते हुए चलो, तब जो ग्रिप बनेगी ना उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। अ स्टील वायर ऑफ 4 मीटर इन लेंथ, ठीक है। तो स्टील वायर वाले केस में मैंने हमेशा बोला आपको, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं, अगर आप लोगों ने खासतौर से एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखा है, तो मैंने उस वीडियो में कई दफा बार बार ये आपको बताया है कि अगर आपको यंग्स मॉडुलस निकालना होता है स्टील का, सवाल अगर स्टील पर बेस्ड है ना, तो आप ये समझ जाइए कि अगर वो यंग्स मॉडुलस नहीं भी देंगे ना सवाल फ्रेम करने वाले तो भी चलेगा उनको। क्यों? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि यंग्स मॉडुलस जो स्टील का है ना वो तो आपको याद होना ही चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टेंस, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है स्टील का? सर वो होता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, स्टील की बात हो रही है तो यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
यंग्स मॉड्यूलस हो गया, बल्क मॉड्यूलस हो गया, शियर मॉड्यूलस हो गया, इन सब की जो यूनिट होती है ना वो एग्जैक्टली प्रेशर के बराबर होती है। मतलब या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेके चल दीजिए या तो फिर पास्कल लेके चल दीजिए, ठीक है। तो अपने पास यंग्स मॉड्यूलस गिवन था। नाउ स्टील वायर की लेंथ कितनी है सर? यहाँ पे स्टील वायर की जो लेंथ है ना वो है 4 मीटर। तो इनिशियल लेंथ इज बेसिकली 4 मीटर। ओके सर, इनिशियल लेंथ इज बेसिकली 4 मीटर। उसके बाद सवाल में और क्या बता करके रखा हुआ है कि सर यहाँ पर जो, अच्छा दिस इज बेसिकली स्ट्रेच, तो उसको अपन ने खींच दिया है थ्रू कितना, 2 मिलीमीटर, ठीक है। नाउ इफ दिस पर्टिकुलर सेटअप, दिस पर्टिकुलर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 2 मिलीमीटर, तो फिर डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है सर 2 मिली का मतलब क्या है सर? 10 की पावर -3 और मीटर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। नाउ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, तो एरिया कितना है सर? 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 2, और मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3, ठीक है। तो मिलीमीटर स्क्वायर था तो 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6, और यहां पे स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आप समझ रहे हैं इस बात को। नाउ यंग्स मॉडुलस गिवन है, फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ठीक है भाई। दो चीजें होती हैं, एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम आपसे पूछ लें कि मास की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, या अगर इन जनरल पूछें कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको याद है उसको याद है, वो बोलेगा कि सर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं आपको वहीं पे कर दूंगा करेक्ट कि भाई बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन आपको दिमाग में इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये जो आप डेंसिटी का फॉर्मूला बता रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली मास डेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अच्छा तो मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने बोला बहुत शानदार, मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ अब इसी तर्ज पे मैं अगर बोलूं कि प्रेशर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। मैं आपसे पूछ लूं कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर आपको क्या बोलना चाहिए? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। यहां तो बस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ के रखिए, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कैपिटल यू होता है ना, दिस कैपिटल यू इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस कैपिटल यू इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस कैपिटल यू इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो फॉर्मूला होता है, मेरी बात पे जरा अच्छे से फोकस करना, जो फॉर्मूला होता है ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू क्या हो जाएगा सर? स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर? इसकी यूनिट हो जाएगी जूल्स के बराबर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर? इसकी यूनिट हो जाएगी जूल्स के बराबर, ठीक है। चलिए अब जरा आप एक काम करते हैं, इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले भाई देखो बेसिक फॉर्मूला ये जनरल, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हाफ इनटू व्हाट इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर मटेरियल स्टील, तो सर वो है अपने पास 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा यहां से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मेरे को याद आ रही है, कभी कभी क्या होता है कि यंग्स मॉड्यूलस हो गया, बल्क मॉड्यूलस हो गया, शियर मॉड्यूलस हो गया, वो कभी कभी गिवन होता है कि इतना गीगा पास्कल या इतना मेगा पास्कल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बोलता है ना मेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? 10 की पावर -6। कोई बोलता है ना गीगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? 10 की पावर +6, 10 की पावर +9, ठीक है। इस बात को दिलो दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, बिकॉज ये चीज लंबे समय तक काम आने वाली है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। निपटा दिया जाए इसको सर? बिल्कुल निपटा दिया जाए। तो हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू क्या होता है सर? स्ट्रेन का स्क्वायर होता है। तो व्हाट इज बेसिकली स्ट्रेन का स्क्वायर? तो स्ट्रेन क्या होता है सर? स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। नाउ व्हाट इज चेंज इन लेंथ? सर चेंज इन लेंथ है 2 × 10⁻³ एंड व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ? सर ओरिजिनल लेंथ है अपने पास में 4, ठीक है। तो हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू क्या होता है? स्ट्रेन का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। तो
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2 से 2 निपट गया। तो यहां पे अपने पास इवेंचुअली क्या बचने वाला है, जरा इस बात पर फोकस करते हुए चलना। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा भाई पावर खेल लो पहले। 10 की पावर कितना हो जाएगा सर, माइनस का 6 हो जाएगा। 10 की पावर -3 का स्क्वायर का, 10 की पावर -6 पहुंच गया। 2 ने काटा 4 को तो वो कटेगा 2 से, बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। 2 ने काटा 4 को तो ये कटेगा 2 से। अब यहां पे 1/2 और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है सर, इस 1/4, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, इट बिकम्स 1/4। तो अब जरा गौर करना, ये पहली बात तो एक काम करो, 1/4 जो है ना वो बेसिकली क्या होता है सर, इट इज 0.25 ओनली। ठीक है, 1/4 क्या होगा सर, दिस इज 0.25 ओनली। इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे तो 10 की पावर 11 - 6 करने पे कितना आ जाएगा सर, 11 - 6 करेंगे तो 5 तक की कहानी पहुंच जाएगी। और जैसे हम इसमें थोड़ा सा काम और करेंगे, तो इसमें काम करो, पॉइंट को आगे लेके चले जाओ तो 2.5 और 10 की पावर 4। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या। ये मैंने क्यों करा, ये मैंने इसलिए किया है बिकॉज आपको ये जो सवाल है ना वो कई दफा इसी टर्म्स में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अपने पास आंसर कितना आ चुका है, हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर आ चुका है। ये अपन ने कर दिया बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर यहां तक। तो डेल्टा एल अपॉन एल कर दिया अपन ने, तो अपन ने बिल्कुल सही कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं एक और इंपॉर्टेंट सी चीज। कई दफा क्या होता है ना कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पूछ लेते हैं। ठीक है, कई दफा क्या होता है कि सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पूछ लेते हैं। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सर, 2.5 × 10⁴ अपॉन करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू अपन कर देंगे लेंथ। ठीक है, तो यहां पर एरिया कितना है, 2 × 10⁻⁻6। 2 क्या है, 10 टू द पावर -6 इंटू अपन कर देंगे लेंथ। सो व्हाट इज द लेंथ सर, तो लेंथ इज बेसिकली 4 के बराबर। लेंथ इज बेसिकली व्हाट सर, 4 के बराबर। ठीक है, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है। यस सर, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन कर देंगे वॉल्यूम। तो अब उसके बाद जरा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं अपन एक दफा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, एक काम करें, इसको अपन पॉइंट को आगे लेके जाएं क्या, एक काम करो उसको अपन आगे लेके चल देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 25 कर दें, 250 कर देते हैं। 250 पॉइंट को 2 बार आगे लेके चले गए तो ये 10 की पावर 2 बच रहा है। यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 और उसके बाद क्या है 10 टू द पावर -6 है। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू अपने पास, ये अपने पास कितना हो जाएगा 250 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रखते हैं अपन 250 अपॉन 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर -8 और ये जूल पर, अच्छा एनर्जी डेंसिटी था तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो जूल पर मीटर क्यूब। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या, एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैसे एक हल्का सा मसला है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का तो फॉर्मूला सही था, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो होती है हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी में आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब बात की जाएगी तो इनटू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे वॉल्यूम, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब जरा गौर करना अच्छे से, तो हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस है 2 10 की पावर 11। ठीक है, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर करेंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल करेंगे तो 2 10 टू द पावर -3 अपॉन 4 इसका स्क्वायर करेंगे इनटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम बेसिकली होता है एरिया इनटू लेंथ। तो व्हाट इज द एरिया, 2 10 टू द पावर -6 इनटू लेंथ करेंगे तो 8 और उसके बाद क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2 से 2 निपट गया, 10 की पावर 11 बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर गौर फरमाया जाए तो 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा और उसके बाद 10 की पावर -6 हो जाएगा, उसके बाद 8 और 10 टू द पावर -6 बस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या कहानी हो जाएगी 2 हो जाएगा। उसके बाद पावर खेल लो, 10 की पावर अपने पास कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 और यहाँ पे करेंगे -6 तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -1, तो ये 0.2 जूल्स हो जाएगा। ठीक है, बस वो एक फॉर्मूला में ग्लिच,
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम है, ठीक है। तब जाकर के आएगा 0.2 जूल्स के बराबर, और ये रहेगा अपने पास में 0.2, इस पेन से नहीं करेंगे यार, ठीक है। ये रहेगा अपने पास में 0.2 जूल एज द एक्सट्रीमली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये रहेगा अपने पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन है सर, ठीक है। चले निपटा दिया जाए इसको, और ऑप्शन ए पे आप लोग टिक कर चुके हैं। अब आप लोग को लेकर के आएंगे सटीक तरह से इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। तो 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ लेंथ L, रेडियस R एंड लेंथ 2L एंड रेडियस 2R, मतलब एक वायर का लेंथ L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर चेक करेंगे ना, उसका जो रेडियस है वो R के बराबर है। जो दूसरा वायर है उसकी लेंथ 2L है और उसका जो रेडियस है वो 2R के बराबर है, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस सेम है उसका Y के बराबर। आर हंग विथ अ weight of mg. Now what is the net elongation? What is the net elongation? अब जरा सवाल का ना इसको यहाँ पे अपन डायग्राम के सहारे से डिकोड करते हैं। अब जरा तुम अच्छे से गौर करना क्या होगा इसके साथ। देखो, मान लो कि ये तुम्हारे पास में रही कोई फिक्स सीलिंग, बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये मान लिया हम लोगों ने कि अपने पास में कोई फिक्स्ड सीलिंग है। अब क्या होता है कि इसका ना जो लेंथ है और इसका जो रेडियस है वो लेंथ L है और रेडियस रिस्पेक्टिवली कितना है? R के बराबर है, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसमें ना एक और हम वायर को अटैच कर रहे हैं, एक वायर को इसके नीचे अटैच कर रहे हैं जिसमें उसका लेंथ कितना है? 2L के बराबर है और रेडियस इसका डबल है। ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड बस, ये चलेगा आप लोग को? सब बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अब क्या करा, इसका लेंथ भी बड़ा लेंथ है, ठीक है। अगर पहले वाले का लेंथ L था ना, तो इसका लेंथ कितना है सर? इसका लेंथ है फिर सर 2L, ठीक है। इसका लेंथ है सर 2L के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां तक अपन ने इसके लेंथ को कर दिया है 2L के बराबर। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर। अब जरा गौर करते हुए चलना, ये रहेगा इसके क्रॉस सेक्शन की बात, ठीक है। ये रहेगा इसका क्रॉस सेक्शन, ये रहेगा इसका क्रॉस सेक्शन। बोलो हाँ कि ना? सर बिल्कुल सटीक बात है। अब जरा गौर करना, इसका लेंथ था L, इसका रेडियस था R, इसका लेंथ है 2L और इसका रेडियस कितना है सर? 2R के बराबर है। अब इसके नीचे हमने एक लोड को अटैच करना है, ठीक है। इसके नीचे हमने एक लोड को अटैच कर दिया है, मान लो कुछ इस तरह यहां पे एक लोड अटैच कर दिया गया है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, अपन सब लोग जानते हैं इसका वेट था, इसका मास था बेसिकली m के बराबर, तो इसका वेट कितना हो जाएगा सर? mg के बराबर, ठीक है। इसका मास था m के बराबर, तो इसका वेट कितना हो जाएगा सर? इसका वेट हो जाएगा प्रॉपर्ली mg के बराबर। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से, जानदार तरह से बैठ गया? सर बिल्कुल बैठ गया, ठीक है। इसका वेट कितना हो जाएगा? mg के बराबर। अब बस अपन एक काम करते हैं, सुनना मेरी बात को अच्छे से। आपको ना एक जनरल फॉर्म, देखो अब इस सिस्टम के अंदर आपको निकालना है नेट एलोंगेशन कितना होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट एलोंगेशन, ठीक है। तो अब एक काम करता हूं ना, मैं पहले इसका नामकरण कर दूं। मैं इस वाले वायर को बोल दूंगा वायर 1, ठीक है, और मैं इस वाले वायर को बोल दूंगा वायर नंबर 2, ठीक है। मेरे ख्याल से ये दोनों फंडे क्लियर हो गए आपके दिमाग में कि हाँ सर वायर 1 है और वायर 2 है, ठीक है। अब देख क्या होता है, हमें अगर इस सिस्टम के अंदर नेट एलोंगेशन निकालना है कि ये सिस्टम कितना खिंच गया इन टोटल, तो एक काम करना, पहले निकाल लेना कि जो वायर 1 है ना वो कितना खिंच गया, मतलब एक्सटेंशन वायर 1 में कितना आ गया, मतलब डेल्टा L1 कितना हो गया। उसके बाद निकाल लेना कि एक्सटेंशन दूसरे वाले वायर में कितना हो गया, मतलब एक्सटेंशन इन द लेंथ फॉर दूसरा वाला वायर, और फिर दोनों को प्लस कर देना। जैसे हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको फिर क्या मिल जाएगा? नेट एलोंगेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नेट एलोंगेशन मिल जाएगा। ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में पूरा क्लियर है? सर सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करना, क्या करना है, पहले वाले का एक्सटेंशन और दूसरे वाले का एक्सटेंशन निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जैसे मान ले ये वायर 1 सेंटीमीटर खींचा और ये वायर 2 सेंटीमीटर खिंच गया, इसका मतलब नेट एलोंगेशन कितना आ गया सर? 3 सेंटीमीटर। वही बेसिक फंडा होता है इसका, ठीक है। यस सर, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है, आगे बढ़ जाया जाए? यस सर बिल्कुल बढ़े आते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास में, देखो यहां पे लेंथ वगैरह में चेंजेस आने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश कि यंग्स मॉड्यूलस पे खेलिएगा, बिकॉज लेंथ में चेंज को स्पेसिफिकली कौन डील करता है सर? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी
डील करता है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो सर बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका कि नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, तो व्हाट इज द फोर्स mg, व्हाट इज द एरिया, सर एरिया इज पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये नॉर्मल स्ट्रेस है और नीचे क्या आता है सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ऊपर क्या चले जाएगा सर, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो देयरफॉर अब हमको तो बेसिक मतलब किस बात से कि भैया नेट इलॉन्गेशन कितना हो रहा है, तो मतलब हमको तो निकालना है डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल निकालने के लिए यहां पे अपने पास फिर क्या बचेगा, mgl, डेल्टा एल को यहां पे शिफ्ट कर लो mgl और नीचे आ जाएगा y इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा एल अपने पास कितना आ जाएगा, mgl अपॉन वाई पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब जरा फोकस करते हैं, हम आते हैं वायर ए के ऊपर, ठीक है, मतलब वायर नंबर 1 के ऊपर आते हैं। तो जैसे हम वायर नंबर 1 के ऊपर आएंगे ना, तो अब जरा गौर करते हुए चलेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट इलॉन्ग, व्हाट इज गोइंग टू बी द इलॉन्गेशन इन द फर्स्ट वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, mgl, तो यार सही बात है, इस वाले पर भी लोड कितना है सर, mg का ही तो लोड है, mg का ही तो फोर्स है, तो mg, उसके बाद अच्छा इस पर्टिकुलर वायर की लेंथ कितनी है सर, एल के बराबर ही है। उसके बाद यंग्स मॉडुलस कितना है सर, वाई के बराबर ही है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है। और ये पहले वाले वायर का रेडियस कितना है सर, आर के बराबर ही है, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। क्या ये बात सही है, यह सही बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब आते हैं हम वायर नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। अब हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए सर, वायर नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए सर, वायर नंबर 2 के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। चले अब जरा फोकस करते हुए चलेंगे इसके ऊपर। तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द लेंथ फॉर सेकेंड वायर इज इक्वल्स टू, अब मेरी बात सुनना, बहुत ही शानदार तरह से सुनना, ठीक है यार। यहां पर वेट कितना है, यहां पर फोर्स कितना है सर, mg के बराबर ही। उसके बाद जो हम दूसरे वाले वायर की बात कर रहे हैं, इसका खुद का लेंथ कितना है सर, इसका लेंथ जो है ना वो तो प्रॉपर्ली 12 के बराबर है, ठीक है। तो mg इसका लेंथ कितना हो जाएगा 12, उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा y इंटू पाई, उसके बाद फिर हम कर देंगे यहां पर क्या सर, रेडियस का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर, सर रेडियस है इसका 2r के बराबर। तो जब 2r का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 4 इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हम 2r का स्क्वायर करेंगे दिस बिकम्स 4r का स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास कितना हो जाएगा mgl, ये अपने पास कितना हो जाएगा mgl अपॉन, नीचे कटेगा तो 2 से कटेगा तो 2y पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। 2y पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इज ऑल डन फॉर यू, इक्वेशन 2 इज ऑल्सो ऑल डन फॉर यू। अब आपको निकालना था नेट इलॉन्गेशन, कुछ नहीं करना है, डेल्टा L1 और डेल्टा L2 को ऐड कर देना बस, ठीक है। यहाँ पे कितना है mgl अपॉन वाई पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है mgl अपॉन ट्वाइस ऑफ वाई पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो चले सर यहाँ पे इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखते हुए चलना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये बात समझ में आती है कि भैया अब जो नेट इलॉन्गेशन होगा, हमें ये बात समझ में आती है कि अब जो सिस्टम के अंदर में नेट इलॉन्गेशन होगा, अब जो सिस्टम के अंदर में नेट इलॉन्गेशन होगा वो निकलता है एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ वायर फॉर फर्स्ट वायर, और उसके बाद क्या होता है एक्सटेंशन इन द लेंथ फॉर सेकंड वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट इलॉन्गेशन, जरा ध्यान देना अच्छे से इस बात के ऊपर। What is the net elongation? डेल्टा L1 अपने पास कितना आ चुका है, वो आ चुका है mgl अपॉन नीचे आ जाएगा y इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, और डेल्टा L2 अपने पास में कितना आ चुका है सर, mgl अपॉन नीचे आ जाएगा सर ट्वाइस ऑफ y पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर अब जो हमें नेट इलॉन्गेशन मिलने वाला है, एक काम करो mgl अपॉन वाई पाई आर के स्क्वायर का कॉमन निकाल लो, ठीक है। mgl अपॉन वाई पाई आर का स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो बचेगा 1 प्लस 1/2, और मैं आपको बता दूं कि 1 प्लस 1/2 इज बेसिकली 3/2, ठीक है। तो जो अपने पास में फाइनली जो नेट इलॉन्गेशन आ गया, ये शानदार सवाल था यार, क्या कहते हो, ठीक है। तो यहां पे 3/2 बस आ गया अपना आंसर।
अगर आप लोग को सोल्यूशन पूरा समझ में आ रहा है, लग रहा है कि वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है, तो भाई बनता क्या है कि आप इस वीडियो को ना लाइक करते हुए चलेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो नेट एलोंगेशन आ चुका है वो आ गया है mgl/y/r² इंटू 3/2, ठीक है। तो 3/2 इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। सारे ऑप्शन इसी पैटर्न पे गिवन होते हैं आपको उलझाने के लिए। तो जरा चेक करें इसके ऑप्शन, आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं। सारे ऑप्शंस में बेसिकली मोटा मोटी तौर पे mgl/y/r² तो कॉमन ही है, ठीक है। जो चेंज हो रहा है बस वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चेंज हो रहा है। आपको पता है कि आपका आंसर कितना है, ऊपर आएगा 3 और नीचे कितना आएगा 2, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ऊपर आ रहा है 3 और नीचे आ रहा है 2, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे बाकायदा शानदार सा टिक लगा लेना, बिकॉज ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और आप लोग को इसके पूरे सॉल्यूशन का डिटेल्ड स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेना, यहां से स्टार्ट करेंगे 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर आप यहां पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये रहेगा आपके पास में कंप्लीट आंसर, ये रहेगा अपने पास में कंप्लीट आंसर। चलेगा इतना पूरा 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। निपटा दें इसको, चले सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल डन फॉर यू। अब आपको लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोलना चाह रहा है, अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ दिस मच 5 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज शॉर्टेंड बाय 1%, नाउ फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या निकालना है आपको सर, यहां पे आपको निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। मैं आप लोगों ने एक बात क्लियर कर दूं कि व्हाट इज बेसिकली द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप सब लोग जानते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखते हुए चलेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। तो सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन क्या है सर, इनिशियल वॉल्यूम। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डेल्टा वी बाई वी जो है तुम्हारे पास, वो कितना हो जाएगा भाई, एक काम करो, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ का क्यूब माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनिशियल लेंथ का क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम मतलब इनिशियल लेंथ का क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। तो डेल्टा वी अपॉन वी इज बेसिकली इक्वल टू, ये हो जाएगा सर एल एफ अपॉन एल आई का क्यूब, ठीक है। मतलब फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, एल आई का क्यूब अपॉन एल आई का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यस सर यहां तक का मसला जो है वो पूरा शानदार तरह से क्लियर है। अब ना एक काम करते हैं, इसको अपन देते हैं एज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको अपन रखते हैं एज द फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा फोकस करें कि नाउ लेंथ इज शॉर्टेंड बाय 1%। क्या कहा गया है भाई इसमें, इसमें कहा गया है कि लेंथ इज बेसिकली शॉर्टेंड बाय 1%। इसका मतलब ये होता है कि जो फाइनल लेंथ है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो फाइनल लेंथ है ना वो है इनिशियल लेंथ, और इट इज शॉर्टेंड बाय 1% का मतलब क्या होता है कि इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्या इसमें से माइनस करना पड़ेगा सर 1% ऑफ इनिशियल लेंथ। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है, यस सर बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 अपॉन 100 LI हो जाएगा। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब एक काम करना, सुनना मेरी बात को अच्छे से, इसको अपन जरा सेपरेशन दे दें पहले, ठीक है, ताकि नोट करना तुम्हारे लिए आसान रहे यार। इसको जरा अपन यहाँ पे क्या है सेपरेशन दे देते हैं, अदरवाइज पूरा खिचड़ी बन जाती है इसमें, ठीक है। अब सुनना, ये जो लिखा है ना एल एफ अपॉन एल आई, ये तो आ गया सर 99/100 आ चुका है, ठीक है। तो अब एक काम करो, मेरी बात सुनते हुए चलना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या था, एल एफ अपॉन एल आई का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं 99/100 के क्यूब करने की बात की जा रही है सर, ठीक है। मेरी बात समझे, एल एफ अपॉन एल आई का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो जब मैं एल एफ अपॉन एल आई निकाल दूंगा ना, जब एल आई यहाँ पे रखूंगा मैं, तो एल एफ अपॉन एल आई हो चुका है 99/100। अब इसके अंदर पुट करूंगा तो 99/100 का क्यूब -1 करना पड़ेगा। इस बात पे आप जरा नजरें टिका करके बैठे हैं, बहुत ही प्यारा सा काम होने वाला है, गलती बिल्कुल भी मत करना है इसके अंदर, ठीक है। अब सुनना, निकालना क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। चलो शुरू करें इस कहानी को। यस सर, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू, यहां पे जो लिखा है ना 99/100 का क्यूब करने की जो बात करी गई है, तो एक काम करते हैं 99/100 को क्या हम 1 - 1/100 कर सकते हैं क्या, यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्यूब था तो क्यूब कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात चल रही है, अब मेरी बात सुनते हुए चलना अच्छे से।
ये ना 1 माइनस एक्स की पावर n वाला फंडा हो चुका है। जब यहाँ पे n की x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है तो जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ये बात सही है, ये हम लोग कर चुके हैं, ग्रेविटेशन के अंदर भी डेरिवेशन में करवा चुका हूं और एरर्स में भी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के नाम से मैं करवा चुका हूं, जाके चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। 1 माइनस 3/100 माइनस का 1 हो चुका है, 1 से 1 जाएगा निपट, जैसे 1 से 1 निपट गया, ठीक है, जैसे ही सर 1 से 1 जो था वो निपट गया तो डेल्टा v अपॉन v जो हमारे पास में बचेगा वो क्या बचेगा सर, डेल्टा v अपॉन v बचेगा ऐसा, 1 से 1 निपट गया तो बचेगा -3/100 और कंप्रेशन था इसलिए माइनस आ रहा है, तो वैसा अगर मैं मॉड्यूलस वाइज बात करूंगा ना तो सिर्फ 0.03 इज द आंसर, चेक कर लिया जाए। यस सर 0.03 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी पर आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सवाल में ना हमें गिवन था कि क्यूब है, ठीक है, लोगों ने करा होगा इमेजिन कि क्यूब है, उसके बाद फिर वहां पे प्रेशर भी अप्लाई कर दिया था 5×10⁵ पास्कल का या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, लेकिन इस सवाल में प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो कई दफा ऐसा किया जाता है कि कोई चीज ना गिवन होती है बट उसका यूज पूरे थ्रू आउट दी क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रेशर कुछ यूज ही नहीं था। तो ये रहेगा अपने पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। मैं चाहूंगा कि आप इत्मीनान से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको अपन कहानी में आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार जानदार तरह से क्लियर हो चुका है? यस सर, बिल्कुल ही शानदार तरह से ये वाला फंडा दिमाग में क्लियर हो चुका है। निपटाया जाए इसको? यस सर, क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलें, इसका ऑप्शन नंबर सी पे आप लोगों ने टिक भी लगा करके रख लिया होगा। अब आपको लेके आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विथ राइज इन टेम्परेचर, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात ना मैं आपको ये जरा बता दूं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या होता है सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। अब एक बात जरा आप देखते हुए चलें कि एट अ गिवन कंडीशन यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा है तो लेंथ में चेंज बहुत कम होगा, और वहीं पे अगर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कम है तो वहाँ पे लेंथ में चेंज जो है वो ज़्यादा होगा। आ गई बात समझ में? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है कि अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो लेंथ में चेंज कम है, अगर यंग्स मॉडुलस कम है तो लेंथ में चेंजेस हो जाएंगे ज्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात तुम सुनते हुए चलना, ठीक है। अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा है ना, इसका मतलब क्या है कि वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, वो मटेरियल ज्यादा स्टिफ है, उसमें चेंजेस को प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। और अगर माफ कीजिए, अगर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कम है इसका मतलब क्या, उसका चेंज फिर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कम है इसका मतलब उसमें चेंज ज्यादा हो सकता है। अगर किसी मटेरियल में चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन जल्दी आ रहा है, आराम से आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उस मटेरियल की टेंडेंसी कुछ खास नहीं है अपने शेप को बनाए रखने की, इसका मतलब वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आप इससे ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा है इसका मतलब उस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, और अगर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कम है इसका मतलब उस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यंग्स मॉडुलस ज्यादा, इलास्टिसिटी ज्यादा और स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल भी ज्यादा, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। यंग्स मॉडुलस ज्यादा, चेंज इन लेंथ कम, यंग्स मॉडुलस ज्यादा, इलास्टिसिटी ज्यादा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी ज्यादा। यहां पे चेक करो, अगर यंग्स मॉडुलस कम है इसका मतलब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो भी कम है, यंग्स मॉडुलस कम है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कम है, और फिर मटेरियल जो है ना वो लेस इलास्टिक है, जिसका मतलब उसका स्ट्रेंथ जो है ना वो भी काफी कम हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो लेस, strength of the material is also very less, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब मेरी बात तुम समझना शुरू करना, देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सवाल में टेम्परेचर के बढ़ाने की बात करी गई है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ज़्यादा हार्श कंडीशंस दोगे, ज़्यादा हीट करोगे, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका जो मटेरियल है ना वो अंदर ही अंदर खराब होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज देखो क्या होता है, अगर किसी चीज़ को तुमने ज़्यादा हीट में एक्सपोज कर दिया, ठीक है, तो हीट इज बेसिकली अ डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना इन द केस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अगर आपने कैसे किसी स्टील रॉड को अगर आपने हीट को एक्सपोज कर दिया, हीट में एक्सपोज कर दिया, उसका जो स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो जाता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो कम हो जाएगी,
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है ना वो कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कम हो जाता है। और अभी हम लोगों ने एक बात देखी थी, यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हम लोगों ने क्या चीज जो फिगर आउट करी थी, वो ये फिगर आउट करी थी कि यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये वाली पूरी कहानी आपको समझ में आ गई थी? यस सर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड यंग्स मॉड्यूलस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या फिगर आउट करा कि यार टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कम हो जाएगा, और जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कम हो जाएगा तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाएगा। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे सिंपल तौर से ना एक कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इस बात को मैंने बहुत बड़े में लिख दिया है ताकि आप लोग तरीके से इसको नोट कर सको कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है सर? टेम्परेचर है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें आप टिक लगा लो यार, और तो क्या है। तो यंग्स मॉड्यूलस पे क्या फर्क पड़ेगा? विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू फिर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यंग्स मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सर डिक्रीज। एक काम करो, पहले तुम ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो पर्सपेक्टिव मैंने वहां पे डेवलप करा है मेन स्लाइड पे उसका भी स्क्रीनशॉट दिलवा देते हैं आपको। ठीक है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, यहां तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, निपटा दिया जाए इसको? यस सर बिल्कुल। और उसके फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, निपटाया जाए इसको। अब आ जाओ, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल। भाई मटेरियल सेम है, इसका मतलब यंग्स मॉड्यूलस इज सेम। ठीक है, इसका मतलब यंग्स मॉड्यूलस ए का और यंग्स मॉड्यूलस बी का सेम ही है। ठीक है, वाई बोल देंगे उसको। तो रेशियो ऑफ लेंथ जो है ना वो है 1:2 के ऑर्डर में। तो लेंथ ए का, एक काम करूं ए बी की जगह मैं 1 और 2, वहां पे सवाल में क्या बोला गया है? ए बी कहा गया है क्या? ठीक है, तो एल ए अपॉन एल बी ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंथ का रेशियो कितना है सर? 1:2। और दूसरी बात क्या है सर कि एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 2:1। तो डायमीटर का रेशियो 2:1 है, तो रेडियस का भी रेशियो कितना है सर? 2:1 है। ठीक है, तो रेडियस का भी रेशियो कितना है सर? 2:1 है। तो आर ए अपॉन आर बी इज बेसिकली 2/1 हो जाएगा। आगे बताओ, दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स। ठीक है, मतलब फोर्स भी भैया सेम है, तो जितना फोर्स ए पर लग रहा है उतना ही फोर्स बी पर लग रहा है। सेम ही फोर्स था, एफ बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर इसके अंदर। उसके बाद क्या है? देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ, मतलब व्हाट इज द रेशियो फॉर द एक्सटेंशन? तो एक्सटेंशन इन द लेंथ फॉर ए वाला वायर, एक्सटेंशन इन द लेंथ फॉर बी वाला वायर, इसका रेशियो आपसे पूछ करके रखा हुआ है। ठीक है, यस सर, इसका रेशियो पूछ के रखा है। अब एक काम करो ना, जाओ बेसिक फॉर्मूला यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है मतलब प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद एक्सटेंशन क्या, मतलब स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा सर? ओरिजिनल लेंथ। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। ठीक है, हमारा मेन फोकस, प्राइम फोकस डेल्टा एल निकालने के ऊपर था। तो डेल्टा एल अपने पास क्या हो जाएगा? एफ एल। डेल्टा एल क्या हो जाएगा? एफ एल अपॉन वाई इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है। अब एक्सटेंशन लेंथ में ए वाले वायर का, एक्सटेंशन लेंथ में बी वाले वायर का, भाई फोर्स तो बिल्कुल सेम ही है। लेंथ यहां पे अपन लेंगे ए वाले वायर का, उसके बाद वाई पाई तो बिल्कुल सेम ही है। रेडियस लेंगे अपन ए वाले वायर का, आर ए का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद करना है डेल्टा एल बी। मतलब ये हुआ कि इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा? वाई इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा? एफ इंटू लेंथ किसका लेंगे सर? बी का लेंगे। बोलो ये वाली बात चमकी दिमाग में सर? बिल्कुल शानदार तरह से चमक गई है। ठीक है, तो एक्सटेंशन इन द लेंथ फॉर ए वाला वायर, एक्सटेंशन इन द लेंथ फॉर बी वाला वायर इज इक्वल्स टू, भाई काटा पीटी मचाओ यार। ठीक है, एफ से एफ निपट जाएगा, वाई पाई से वाई पाई निपट जाएगा, एल ए अपॉन एल बी। चलिए सर आगे बढ़े। यस, तो यहां पे कितना हो जाएगा? एल ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर? एल बी। यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद आर बी अपॉन आर ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आर बी अपॉन आर ए का अपन को करना पड़ेगा होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ जस्ट चेक करो, एल ए अपॉन एल बी गिवन था क्या? यस सर,
दैट वॉज बेसिकली 1/2, ठीक है, तो लिख देंगे 1/2। उसके बाद आर बी अपॉन आर ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको पलट दो तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे इट बिकम्स 1/4, और जब ये 1/4 बन गया तो 1/8 है। इसका मतलब ये कि एक्सटेंशंस का रेशियो जो है ए ऊपर और बी नीचे, ठीक है, पहले ए आया था बाद में बी आया था, एक्सटेंशंस का जो रेशियो है वो आ जाएगा 1:8 के बराबर। चेक कर लें अपन एक बार, 1:8, ऑप्शन सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा फंडा क्लियर हो गया, तो आपने इस पर टिक तो लगा लिया, और उसके बाद फिर ये रहेगा आपके पास में इसका पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है, आगे बढ़ा जाए? यस सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको लेके चलेंगे अपन किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, ठीक है। द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R is y Newton per meter square if the length and the radius are reduced to half, ठीक है, लेंथ को हाफ कर दिया है, रेडियस को हाफ कर दिया है, then its Young's modulus will be, ठीक है, एक वायर था, उसका लेंथ था L, रेडियस था R, अब उसके और उस समय उसका यंग्स मॉडुलस था Y, ठीक है, सेम मटेरियल है लेकिन लेंथ को आधा कर दिया है, रेडियस को आधा कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा उसके यंग्स मॉडुलस के ऊपर, ये आप लोग को निकालना है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इसको एक बार आप सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर आ जाए कॉमेंट सेक्शन में देते हुए चलना, बहुत ही बारीक सी बात पर बेस्ड है यार ये, ठीक है। अगर तुम्हें वो बारीक सी बात क्लिक कर गई होगी पढ़ने के टाइम पे यंग्स मॉडुलस, तो फिर ये सवाल आपसे एकदम आराम से बन जाएगा। जल्दी सेल्फ ट्राई करो, फिर उसको मैं सॉल्व करवाता हूं। चलो फिर आगे बढ़ जाएं इसके अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये होती है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वायर को आपने छोटा कर दिया है, वायर को आपने काट दिया है, लेंथ बड़ी कर दी है, लेंथ छोटी कर दी है, इस बात पे फर्क नहीं पड़ता यंग्स मॉडुलस को। यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। आपने रेडियस को आधा कर दिया है, आपने लेंथ को आधा कर दिया है, लेकिन फिर भी वो जो मटेरियल है वो तो सेम ही है ना। अगर मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यंग्स मॉडुलस रिमेन्स एज इट इज। ऑप्शन बी पे टिक लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? इसमें लिख लेते हैं कि यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ओनली ऑन, पहला, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। क्या आपने नेचर ऑफ द मटेरियल को चेंज करा है? नहीं सर, मटेरियल तो बिल्कुल सेम है, उसको अपन ने चेंज नहीं करा। उसके बाद दूसरा, क्या हमने टेम्परेचर को चेंज करा है? नहीं सर, टेम्परेचर को भी चेंज नहीं करा है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम एज इट इज। तो यंग्स मॉडुलस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं चाहूंगा इन दो स्पेशल पॉइंट्स को आप नोट करके रख लें, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर, ठीक है। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है, ठीक है। चले सर आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the correct order for compressibility in the decreasing order, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा आपको ये बताना है। तो पहले यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, मैं आपको उनसे वाकिफ करवा देता हूं। कंप्रेसिबिलिटी जब हमने पढ़ा था तो ये बताया गया था कि कंप्रेसिबिलिटी को सर के से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है, छोटा वाला के बना ले कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में ये कहा गया था कि कंप्रेसिबिलिटी इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए तो सर ये वाली बात तो हो गई जो कि नॉर्मल सी इसकी इंफॉर्मेशन होती है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। इस लिहाज से इसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तो यार बल्क मॉडुलस की यूनिट का रेसिप्रोकल होना चाहिए, मतलब पास्कल इनवर्स। क्या होना चाहिए सर? पास्कल इनवर्स, या फिर आप समझें बल्क मॉडुलस का इटसेल्फ यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। यहां पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है। आप लोग के दिमाग में ये वाली बात शानदार तरह से बस गई होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हैं कंप्रेसिबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन है उसको सबसे पहले रखो, और सबसे कम कंप्रेसिबल कौन है उसको सबसे आखिरी में रखो, ठीक है। तो सर सबसे ज्यादा जो कंप्रेसिबल होते हैं वो होते हैं गैसेस, ठीक है। और गैसेस के बाद जो इंटरमीडिएट लेवल पे आता है वो आता है लिक्विड। तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी मॉडरेट होती है, और सबसे कम जो कंप्रेसिबल होते हैं सर वो होते हैं सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो लीस्ट होती है। आगे बात समझ में? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा, लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम, और सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा कम, ठीक है। तो यहां पे गैस हो गया, उसके बाद क्या आएगा? लिक्विड आएगा, गैस आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? लिक्विड आएगा। कंप्रेसिबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग था ना? यस सर। और सबसे कम कंप्रेसिबल कौन होता है सर? सॉलिड्स।
सबसे कम कंप्रेसिबल। तो गैस लिक्विड सॉलिड, कोई ऐसा ऑर्डर है क्या? गैस लिक्विड सॉलिड, यस सर, गैस लिक्विड सॉलिड, ये रहेगा ऑप्शन बी इज द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये सवाल में ना बल्क मॉडुलस की बात की गई होती तो जस्ट इसका उल्टा ऑर्डर सॉलिड लिक्विड एंड गैस हो जाता, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कंप्रेसिबिलिटी, हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। हमसे पूछा है कंप्रेसिबिलिटी, हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे अब यहां से। चले सर, डन हो चुका है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं? द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर वायर्स ऑफ टू मटेरियल्स ए एंड बी आर शोन एज इन द फिगर, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रेन आता है, यहाँ पे स्ट्रेस आता है। ये वायर ए था और ये वाला वायर था, अपने पास वायर बी, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, आपसे क्या पूछा हुआ? इफ वाई ए एंड वाई बी आर द यंग्स मॉड्यूलाई ऑफ द मटेरियल्स ए एंड बी, तो उनके बीच में फिर रिलेशन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सटीक तरह से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा ये अपने को निकालना है, ठीक है। अब जरा आप गौर करते हुए चलेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। मैं आपको बता दूं पहली बात तो देखो, इसका अगर आपको स्लोप निकालना है, ग्राफ वाला सवाल है, स्लोप से होना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप का मतलब बेसिकली क्या होगा सर? dy बाई डी एक्स होगा, और स्लोप का मतलब होगा सर tan थीटा, ठीक है। और याद रखना कि यहाँ पर जो थीटा होता है ना, वो थीटा कौन सा एंगल लिया जाता है? द एंगल विच द लाइन इज मेकिंग विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर थीटा वो एंगल लिया जाता है जो एंगल लाइन और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के बीच में बन रहा होता है, ठीक है। भाई साहब वाई पे क्या आ रहा है? सर वाई पे आ रहा है स्ट्रेस, ठीक है। और सर एक्स पे क्या आ रहा है? एक्स पे आ रहा है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यहां पे क्या आ जाएगा सर? tan थीटा, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा सर? tan थीटा। अब जरा मेरी बात पे अच्छे से गौर करते हुए चलना भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? तो जब यंग्स मॉडुलस की बात की जा रही है तो आप जरा गौर करें, यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अगर है और यंग्स मॉडुलस की बात है तो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेन कैसे नेचर का है सर? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज बेसिकली यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस यहाँ पे आ रहा है tan थीटा के बराबर। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? उसके बाद तो मैं इसको पूरा सॉल्व करवाई दूंगा, ठीक है। आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई क्या? जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये सवाल का पर्सपेक्टिव क्लियर किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे सवाल का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो आपके सामने क्लियर करके रख दिया गया है, ठीक है सर। चले अब जरा गौर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, मटेरियल ए था, मटेरियल बी था, ठीक है। तो मटेरियल ए के लिए व्हाट इज द थीटा? यंग्स मॉडुलस बेसिकली क्या होता है? tan थीटा होता है। तो अगर आप इस बात पे फोकस करते हुए चलें तो यंग्स मॉडुलस फॉर मटेरियल ए इज इक्वल्स टू tan, उसके बाद थीटा ऑफ मटेरियल ए, और वहीं पे क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस फॉर मटेरियल बी इज इक्वल्स टू tan और थीटा फॉर क्या हो जाएगा? मटेरियल बी। क्या आप लोग के दिमाग में ये दो शानदार चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो चुकी हैं? यस सर, यंग्स मॉडुलस फॉर मटेरियल ए एंड यंग्स मॉडुलस फॉर मटेरियल बी, ठीक है। नाउ रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड बी। नाउ रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ए एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल बी, ठीक है। तो आप जरा मेरी बातों पे जरा फोकस करते हुए चलिएगा। यंग्स मॉडुलस फॉर मटेरियल ए इज tan 60, बोलो हाँ कि ना। और यंग्स मॉडुलस फॉर मटेरियल बी इज tan 30, बोलो हाँ कि ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इट्स tan 30। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? सर सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। जरा गौर करते हुए चलना, बिकॉज सवाल में ही गिवन था एंगल फॉर ए इज 60 डिग्री एंड एंगल फॉर बी इज जस्ट 30 डिग्रीज, ठीक है। ये सवाल के अकॉर्डिंग्स में ही चल रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, बस एक काम करो, डिवाइड करो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। डिवाइड करने से फायदा तो होगा तुम्हें, तो डिवाइड कर देते हैं इसको अपन फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से। तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, जरा इस बात पे गौर करना। तो यंग्स मॉडुलस फॉर ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस फॉर बी। तो अपने पास कितना हो जाएगा? tan ऑफ 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में? tan ऑफ 30, ठीक है। तो tan 60 कितना हो जाएगा अपने पास में? tan 60 हो जाएगा अपने पास में √3, और tan 30 कितना हो जाएगा? tan 30 हो जाएगा 1/√3, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? सर सुप्रीम तरह समझ में आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर
अब जो आएगा यहां से यंग्स मॉड्यूलस फॉर ए एंड यंग्स मॉड्यूलस फॉर बी, दिस इज बेसिकली √3 इंटू √3 करेंगे तो जस्ट 3 बचेगा। तो देयरफॉर यंग्स मॉड्यूलस ए के लिए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द यंग्स मॉड्यूलस फॉर बी। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस ए के लिए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द यंग्स मॉड्यूलस फॉर बी। ठीक है, क्या कहते हो, आया पूरा फंडा समझ में आ गया। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ बी। कौन सा ऑप्शन है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है, ये रहेगा सवाल का मेन पर्सपेक्टिव और ये रहेगा आपके पास में इसका पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएं मुझे क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लेंगे इस शानदार सी चीज का स्क्रीनशॉट, फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं इसके अंतिम सवाल की तरफ। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन है सर। ठीक है, चलें निपटाया जाए इसको अच्छे से, निपटाया जाए इसको अच्छे से। और अब आपको लेके चलेंगे अपन इसके आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। तो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, अगर मटेरियल सेम है इसका मतलब यंग्स मॉड्यूलस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस इज सेम फॉर बोथ ए एंड बी वाला वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है सर, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द 2 वायर इज 1:2। तो लेंथ ऑफ द 2 वायर, ए और बी का नाम यहाँ पे देके रखा है क्या, नहीं सर, अच्छा हुआ तो अपन इसको L1 और L2 रख लेते हैं, तो 1:2 था। ठीक है, यस सर, बढ़िया। एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर, डायमीटर का रेशियो निकाल ले या फिर रेडियस का रेशियो निकाल ले, एक ही बात होती है। तो रेडियस का रेशियो है 2:1, तो R1 अपॉन R2 इज 2:1, 2/1। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे देखते हैं। दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, which means कि force is also constant. They are stretched by the same force, which means force is also constant. अब क्या पूछा है, then find the ratio of increase in the length. तो extension पहले वाले में कितना है, change in the length for दूसरा वाला वायर कितना है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, अब आ जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो सर व्हाट इज द स्ट्रेस, तो स्ट्रेस होता है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा हो जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन द लेंथ अपॉन क्या होता है सर, ओरिजिनल लेंथ होता है। आपको फोकस करना है किसके ऊपर, डेल्टा एल के ऊपर। तो डेल्टा एल अपने पास क्या हो जाएगा, एफ एल, डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, वाई इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। यस सर, ये वाली बात बहुत ही उम्दा तरह से हमें समझ में आ रही है, ये वाली बात बहुत ही शानदार जानदार तरह से हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब जरा गौर करते हैं। एक्सटेंशन इन द लेंथ फॉर फर्स्ट वायर इज इक्वल्स टू, भाई फोर्स कितना है, सेम ही है। भाई लेंथ कितनी है पहले वाले की, L1 ले लेते हैं, y सेम रहता है, पाई सेम रहता है, R1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका अपन को रेशियो निकालना है डेल्टा L2 के साथ। यंग्स मॉड्यूलस सेम है, पाई सेम है, R2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F अपॉन L2। क्या आप लोगों के दिमाग में ये चीज पूरी क्लियर बैठ गई है? यस सर, सुप्रीम तरह से क्लियर बैठ गई है। ठीक है, F से F निपटा दो, पाई वाई से पाई वाई निपटा दो, तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास में क्या बचेगा, जरा गौर करना है इस बात के ऊपर। L1 अपॉन L2 बचेगा, बढ़िया है सर। और उसके बाद क्या बचेगा, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर बचेगा। मुझे बताओ कि क्या आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ गई है, मुझे बताओ कि क्या आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ गई है? सर बिल्कुल समझ में आ गई है। तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 बाई L2 कितना था, 1/2 था, बहुत बढ़िया। और उसके बाद यहाँ पे R2 बाई R1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका पलट के स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व आउट करेंगे, 1:8 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो 1:8 ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक लगा करके आ सकते हैं। ये रहेगा आपके पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर। ठीक है, पक्का। तो यहां पे खत्म होते हुए हमारे 10 MCQs। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी, हर एक सोल्यूशन को बहुत डिटेल में सॉल्व करके आप तक पहुंचाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा होगा। अगर ये वीडियो सच में आपको फायदेमंद लगा, सच में आपकी हेल्प हुई है, तो बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे मित्र मंडल में, ताकि सबको ये बात मालूम चल जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द
जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग बाकायदा हर कमेंट को चेक करते हैं और जो भी आपका फीडबैक होता है अगर वो जेन्युइन फीडबैक होगा तो उस पर काम किया जाएगा। और ऐसे काम करके ही वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर करवा पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।